बड़ा मुश्किल होता है उसके बारे में कहना जो गैर हाजिर हो, लेकिन उतना ही आसान भी, क्योंकि उसकी गैर मौजूदगी में उसके बारे में कुछ भी कहा जा सकता है। अपनी नालायकी और खुदगर्जी को भी मढ़ा जा सकता है उसके कंधों पर। स्वतंत्र लेखन में तेजी से उभरता हुआ नाम है भागलपुर बिहार के श्री अभय सिन्हा जी का। राजनीति शास्त्र प्रतिष्ठा में स्नातक और पूर्व रेलवे के भागलपुर मुख्यालय से यातायात निरीक्षक के पद से सेवानिवृत्त श्री अभय सिन्हा पर मां सरस्वती की विशेष अनुकंपा है। उनकी लेखनी में विद्रोही तेवर हैं, समाज को आईना दिखाने की हिम्मत है। नमस्कार साहित्यिक प्रेमियों, मैं आलोक सिंह गुमशुदा आप सभी के लोकप्रिय यूट्यूब चैनल साहित्यिक हस्ताक्षर के बुक रिव्यू के सेगमेंट में 18वां एपिसोड लेकर हाजिर हुआ हूं। आज इस साहित्यिक दर्पण में जिस काव्य संग्रह की कुछ झलकियां आप तक पहुंचाने की कोशिश होगी वह है राजस्थान के देव साक्षी पब्लिकेशन से प्रकाशित काव्य संग्रह लोकतंत्र छुट्टी पर है। आम जिंदगी के गलियारे से गुजरते हुए, एक पगडंडी पर गिर गिर कर संभलते हुए, कभी अपने तो कभी समाज के सभी तबके की परिस्थितियों स्थितियों के गलेबान में झांकते हुए अभय सिन्हा जी ने जो यह काव्य संग्रह लिखा है, यह साहित्यिक सफर में एक मील का पत्थर साबित होगी। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस वर्ष मेरे द्वारा पढ़ी जाने वाली तमाम काव्य विधा की पुस्तकों में सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है यह लोकतंत्र छुट्टी पर है। 44 कविताओं का संग्रह आपको तमाम आयाम दे देगा सोचने के लिए। और अगर आपके विचार इस पुस्तक को पढ़ने के बाद किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाएं, तो भी कोई आश्चर्य नहीं होगा। वृक्ष सामना नहीं कर पाते हवाओं के तेज बवंडर का। बड़े बड़े वृक्ष भी धराशाही हो जाते हैं चक्रवात के कहर के समक्ष। इस कहर से बच पाती है केवल दूब। दूब हर तेज हवा के समक्ष झुका देती है अपना सिर और बचा लेती है अपना अस्तित्व। लेकिन हर विपरीत प्रवाह के सामने सिर झुका देना ही अगर जीने की शर्त हो, तो क्या मतलब ऐसे जीने का जिसे मरने तक जिंदा रहना हो, वापस करना हो अपना देय। उसे तो खड़ा होना होता है तनकर झंझावातों के विरुद्ध, धाराशाही होने के पहले तक। ऐसी ही अनेकों वृक्ष रूपी रचनाओं को आज की तेज हवाओं रूपी चक्रवातों के विरुद्ध खड़ी की है, रची है अभय सिन्हा जी ने इस काव्य संग्रह लोकतंत्र छुट्टी पर है में। कुंद तलवारों से युद्ध नहीं लड़े जाते। दुश्मनों के सर कलम करने के लिए जरूरी है सटीक वार के साथ तलवार का पैनापन। शब्द रूपी कटाक्ष की तलवार से एक जिम्मेदार रचनाकार समाज में व्याप्त बुराइयां रूपी दुश्मनों पर प्रहार करता है। सटीक उपमाएं और अपनों के बीच के उदाहरण के माध्यम से अपनी बात को रखना ज्यादा प्रभावी होता है, और यह सभी आप इस काव्य संग्रह में देख पाएंगे। कविताएं जब सवाल पूछने लगें, सवाल खड़ा करने लगें, तो वह सिर्फ किसी किताब की कुछ एक दो पन्नों में छपी कविताओं से बाहर निकल एक यात्रा पर निकलती है। सिर्फ किसी उत्तर की तलाश में नहीं, अपितु और कई सवालों के अनुत्तरित प्रश्नों की तलाश में। सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि दुनिया जवाबों से नहीं सवालों से आगे बढ़ती है। हालांकि हर सत्ता, चाहे वह मानवीय हो या दैवीय, सवालों से डरती है। सवालों से बचने के लिए ही बनी है दंड संहिता की कुछ धाराएं और काल कोठरी में कुछ आरक्षित कमरे। जब भी कोई सवाल पूछता है तो पृथ्वी के घूमने की गति तेज हो जाती है, सूरज कुछ और प्रदीप्त हो उठता है और बढ़ जाती है चांदनी की चमक। सवाल पूछना जरूरी है कि गोदामों में अनाज के सड़ने और लोगों के भूख से मरने के बीच आखिर क्या रिश्ता है। अधखिला बचपन सीधे क्यों बदल जाता है मुरझाई पंखुड़ियों में। खिड़की भर जन्नत की चाह में लड़कियां क्यों पहुंच जाती हैं जहन्नुम के दरवाजे पर। खादी और खाकी का गठबंधन क्यों हमेशा भारी पड़ता है लाखों लोगों की उम्मीदों पर। कब तक किसी बेबस को उसकी ईमानदारी की सजा मिलती रहेगी। कब तक रोटियां चांद की शक्ल में दिखती रहेंगी। कलम कब तक जरूरतों के एवज में कुर्सियों के आगे मुजरा करेंगी। जानवर सवाल नहीं उठाते, सवाल उठने पर वे शिकार करते या शिकार हो जाते हैं। आदमी जब सवालों से कतराता है तो आदमी जानवर हो जाता है। आदमी जब सवाल नहीं करता, आदमी पत्थर हो जाता है। मुर्दे सवाल नहीं करते, वे सारे सवालों से परे खुद एक सवालिया निशान हो जाते हैं। मगर हमें सवाल करते रहना है, जब तक मर न जाएं, हमें जिंदा रहना है। इस काव्य संग्रह में आप गद्य शैली की कविताएं पाएंगे
और ज़्यादातर कविताएं 2 पेजों और उससे ज़्यादा में किसी बेल की माफिक लेखक की मजबूत विचारों रूपी वृक्ष के सहारे अपनी खूबसूरती खुशबू फैलाते हुए पाएंगे। बड़ी कविताएं होने का लाभ यह है कि आप भूमिका के साथ अपनी बात को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाते हैं और रचनाकार को शब्दों के गूढ़ रहस्य का पर्दाफाश करने की जरूरत नहीं रहती। इस काव्य संग्रह की सबसे छोटी कविता है नमक, लेकिन लेखक ने उस कविता में गागर में सागर भरने का काम किया है। वह लिखते हैं कि सारी मिठास के बावजूद नमक ही है जो स्वाद भरता है भोजन में, जीवन में। महाभारत के तमाम दृश्यों पात्रों को अपनी कविता की आत्मा बनाकर पेश करने का नायाब हुनर है श्री अनूप सिन्हा जी के पास। हस्तिनापुर का मतलब धृतराष्ट्र नहीं होता, हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र। हस्तिनापुर में सुख शांति है। आदि कविताओं में आप यह बात स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। अभय जी सिर्फ राजनीति पर ही कविताएं नहीं लिखते हैं, उनकी मर्म स्पर्शी कविताएं रिश्तों की विनम्रता पर भी दिल की आत्मा को छूती हैं। 2 पीढ़ियों के विचारों के अंतर को बतलाती, ग्रामीण परिवेश के कुछ बहुप्रचलित शब्दों के प्रयोग से रची बुनी कविता मैं और मेरा बेटा, घर के बेडरूम में बच्चे को लोरी सुनाती माँ और पिता का दृश्य उकेरती कविता आधी रात और औरत, भोले भाले विचारों से महकती भावों मनोभावों दिल के उद्गारों से मुखरित होती एक संजीदा कविता बेटियां और मायके से लौटती बेटियां, भावुक कर देने वाली कविता जिसमें पिता की जिम्मेदारियां भी हैं, भाई बहन की आपस में परवाह भी है, बेटे के नाम खत बेटियों के लिए इत्यादि जज्बातों से भरी कविताएं आपकी आत्मा को छूने में जरूर सफल होंगी। बेटे के नाम खत बेटियों के लिए कविता में लिखते हैं कि मायका औरतों के लिए घर नहीं अनंत आकाश होता है जिसके नीचे वह सुरक्षित महसूस करती हैं खुद को किसी समय कुसमय में। कच्चे धागों का भरोसा उन्हें शक्ति देता है सारी दुनिया के सामने तन जाने के लिए। नव सुभाषित कविता के माध्यम से वह पहले की पुरानी विचारधाराओं और नई विचारधाराओं को एक साथ रखते हैं। वह लिखते हैं कि मेरी माँ को विदा करते समय उनके पिता ने कहा था, बेटी जिस घर में तेरी डोली जा रही है उसी घर से तेरी अर्थी ही निकलनी चाहिए। आज मेरी बेटी विदा हो रही है और मैं उसके आंसू पोंछते हुए कहता हूं कि तू केवल विदा हो रही है, जुदा नहीं हो रही है। अभय सिन्हा जी के पास अनुभवों का एक संसार है और इसका प्रयोग अपनी कविताओं में बहुत सुंदर ढंग से करने में वो महारथी हैं। ऐसी ही एक पुरानी कहानी का प्रयोग करके उन्होंने एक कविता लिखी है। इस काव्य संग्रह में राजा नंगा है। अभय सिन्हा जी नंगा सच लिखते हैं, कहते भी हैं। उनकी लेखनी चापलूसता के शहद से कोसों दूर दिखती है और वह एक रचनाकार की सच्ची परिभाषा में स्वतः ढल से जाते हुए लगते हैं। इस काव्य संग्रह में ऐसे तो सभी कविताएं नायाब हैं, बेशकीमती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आई है वह है वसीयत। मैं इस कार्यक्रम के अंत में वह पूरी कविता आप सबके समक्ष रखूंगा। नारी विशेष हो या पुरुष विशेष, कोमल अंदाज हो या कठोर जज्बात ख्यालात, सभी कुछ पाएंगे आप इस लोकतंत्र छुट्टी पर है में। कविताएं अपने पात्र स्वयं ढूंढ लेती हैं अगर आपकी अंतर्मन की आंखें खुली हों। राजा को डर लगता है कविता पढ़ते समय आपको शेक्सपियर के जूलियस सीजर के ब्रूटस का किरदार याद आ जाएगा जो चुप रहता था। तो छोटू कविता में किसी होटल ठेले टपरी खोखे पर काम करने वाला छोटू आपकी आंखों में इधर उधर दौड़ता दिखेगा। आप किससे नाराज हैं पापा? कविता पढ़ते समय आपको लगेगा कि कविताएं भी वार्ता कर सकती हैं, आपके होठों से निकले शब्दों से तो, कभी अंतर्मन में छुपे हुए भावों से तो। अंत में मैं बस यही कहूंगा कि अगर आप साहित्य प्रेमी हैं तो यह मस्ट रीड काव्य संग्रह है। जैसा कि मैंने बताया कि इस काव्य संग्रह की कविताएं बड़ी हैं, तो समय की व्यवस्था के कारण ज़्यादा कविताओं को यहाँ आपके समक्ष रखना मुश्किल है। इसीलिए मैंने अभय सिन्हा जी से परमिशन ले ली है कि मैं इसी चैनल पर उनके इस कालजयी काव्य संग्रह की कुछ कुछ कविताएं समय समय पर अपनी आवाज़ में आप तक पहुँचाता रहूँगा। अंत में मैं साहित्यिक हस्ताक्षर की पूरी टीम की तरफ से अभय सिन्हा जी को ढेरों बधाइयाँ देता हूँ और उनके साहित्यिक सफ़र के लिए शुभकामनाएं भी। मैं अपने देश का एक अनाम नागरिक अपनी अंतरात्मा को साक्षी मानकर पूरे होशो हवास में यह वसीयत लिख रहा हूँ ताकि सनद रहे। मेरे पास किसी को देने के लिए खुद के अलावा और है क्या? संपत्ति किसकी रही है, किसकी रहेगी? मैं मरणोपरांत अपनी आंखें दे देना चाहता हूँ कानून को, ताकि कल भी कोई ये न कहे कि कानून अंधा होता है। मैं खोल देना चाहता हूँ न्याय की देवी की आंखों पर बंधी पट्टियाँ, ताकि वह देख सके कि रोटी चुराने वाले के भूख का दर्द और पूरे समाज का हिस्सा चुराने वाले की हवस में क्या फ़र्क है।
फैसले बहुत हो चुके, अब इंसाफ करने का वक्त है। मैं अपने कान दीवारों को दे देना चाहता हूं ताकि यह बात सिर्फ कहावतों तक ना रहे, दीवारें सुन सकें। बंद कमरे में होने वाली, देश को बेच देने वाली दुरभिसंधियां, या किसी मजलूम के खिलाफ होने वाली सरगोशियां। किसी बेबस की चीख सुनकर मन तड़प उठे तो मन बहला ले सुनकर, उड़की किवाड़ों के बीच आदम हवा की खुसुर फुसुर। मैं अपनी नाक दे देना चाहता हूं उस अभागे पिता को जिसकी नाक कट चुकी है। उसे देखकर पड़ोसी अनदेखा कर जाते हैं। उसकी पत्नी और छोटी बेटी को लोग देखते हैं अश्लील नजरों से, क्योंकि उसकी युवा बेटी ने इनकार कर दिया है दम घोंटू विषैले धुएं में दम तोड़ने से, और अपना ठिकाना बना लिया है इंद्रधनुष के पार अपने प्रेमी के साथ। मैं अपने हाथ दे देना चाहता हूं ट्रैफिक सिग्नल पर बैठे उस भिखारी लड़के को जो अपने टुंडे हाथों से खिसकाता है अपना कटोरा। उसके चिल्लर और नोटों से भरे कटोरों से रोज शाम को ठेकेदार उठा लेता है मुट्ठी भर नोट, और वह ढंग से आंसू भी नहीं पोंछ पाता। मगर शर्त है कि मेरे दिए हाथों से वह अब कटोरा नहीं, ठेकेदार का गिरेबान थामेगा। उसकी हथेलियां बंध जाएंगी तनी हुई मुट्ठी की शक्ल में, और वह हरेक से अपना हिसाब मांगेगा। अपना सारा रक्त दे देना चाहता हूं मैं उन मुफलिसों को जिनके लिए ब्लड बैंक के दरवाजे कभी नहीं खुलते, और अंत में अपना दिल, मेरी जान तुमको, ताकि तुम मुझसे प्रेम करके भी पवित्र और अनछुई बनी रह सको। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।